हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज़ G20, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। ये हमारा रेगुलर रूटीन से हट के लेक्चर है, हम इसे कंटेम्प्रेरी सेंस में ही कवर करेंगे। इसी को आगे हम डेवलप कर देंगे इस लेवल पे कि जो भारत में G20 समिट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनका उद्देश्य क्या है। भारत को प्रेसिडेंसी मिली है G20 की, उसे हम किस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, ये सब संदर्भों पर बात करेंगे। पहले हम G20 को बेहतर तरीके से समझें, वो ज़रूरी है। देखिए, अबाउट G20 एक वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप इस बार का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देखें तो डिटेल्ड क्वेश्चन था G20 के ऊपर, एक स्टेटमेंट वाज इम्पॉर्टेंट। सो द ग्रुप ऑफ 20 दैट इज़ G20 का फुल फॉर्म क्या है? द ग्रुप ऑफ 20। सो द ग्रुप ऑफ 20 इज़ द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो हमें ये नहीं वर्ड भूलना है कि जब ये संस्था अस्तित्व में आई, ये इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी कि पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इस तरह की कॉपरेशन नहीं, इकोनॉमिक कॉपरेशन के पर्पज़ से ये एग्जिस्टेंस में आई है। इसका एजेंडा भी इकोनॉमिक कॉपरेशन ही था, तो इसे कंफ्यूज मत करिएगा। सो G20 इज़ द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग and strengthening architecture and governance on all major international economic issues। यहाँ पर भी वर्ड इकोनॉमिक इश्यूज ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए एग्जिस्टेंस में आई और इसका काम भी यही है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी मेजर इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनली ही शेप करे और स्ट्रेंथन करे आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑफ ऑल दोज मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। ओके, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनका आर्किटेक्चर, उनको शेप प्रोवाइड करना, ये सारा काम ये इकोनॉमिक कॉपरेशन के पर्पस से एग्जिस्टेंस में आए ग्रुप ऑफ 20 का है। तो इकोनॉमिक इश्यूज वर इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन वाज द रीज़न जिस वजह से ये एग्जिस्टेंस में आई। ओके, और ये ग्लोबली उन सभी मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज़ को कवर करती है। उसके संदर्भ में जो भी उन इकोनॉमिक इश्यूज़ से एसोसिएटेड जो भी इस समय में स्ट्रक्चर है उसे बेटर करना, गवर्नेंस को बेटर करना, स्ट्रेंथन करना, शेप करना, रेलेवेंट बनाना, ये इनकी जिम्मेदारी रहती है। इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023, यानी कि एक वर्ष के लिए इसकी प्रेसिडेंसी किसी मुल्क को मिलती है और वो प्रेसिडेंसी भारत के पास है इस समय 30 नवंबर 2023 तक। इसलिए लगातार अलग अलग भारतीय क्षेत्रों में G20 से जुड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं तैयारियां चल रही हैं। सो इंडिया के पास मौजूदा प्रेसिडेंसी है। ओके, 1999, अब हम वर्ष बाय वर्ष, ईयर बाय ईयर आगे चलेंगे। 1999 में G20 इंसेप्शन में आई, यानी कि एग्जिस्टेंस में आई। सो द G20 वाज फाउंडेड इन 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एज अ फोरम फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़। तो आपको अब दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जब ये एग्जिस्टेंस में आई थी तो उस समय में ये सिर्फ किन के लिए एक फोरम के रूप में एग्जिस्टेंस में आई थी? फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जैसे कि भारत के RBI के गवर्नर हैं और अमेरिकन फेडरल बैंक के गवर्नर हैं, दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं उनके जो गवर्नर्स होते हैं। तो एग्जिस्टेंस में जब ये आई तो ये सिर्फ इनके लिए आई। ये एक फोरम थी, किन की? फाइनेंस मिनिस्टर्स मिला करते थे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिला करते थे, जो भी मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो बहुत नीट एंड क्लीन चल रहे हैं मेंटली कि इसके अस्तित्व में आने का कारण इकोनॉमिक कॉपरेशन था। ये दुनिया भर के इकोनॉमिक इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ ही डिस्कस करते हैं और ये शुरुआत जब हुई तो फिर नेचुरली फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के लिए ही बनी हुई एक फोरम के रूप में अस्तित्व में आई। जो स्टेट और गवर्नमेंट के हेड्स हैं या लीडर्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस अभी नहीं है, वो तो बाद में आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर समय बदला, 2008 में अगली बड़ी अपग्रेडेशन हुई। वो क्या है?
तो 2008 में ये अपग्रेड हुई है। क्या अपग्रेड हुई है? द G20 वॉज अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट के हेड्स, स्टेट के हेड्स, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना। तो अमेरिका में हेड ऑफ़ द स्टेट वहाँ के प्रेसिडेंट वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी हैं। तो 2008 में ये फॉरम अपग्रेड हुई और इसमें कौन इंड्यूस हो गए? हेड ऑफ़ द स्टेट्स और गवर्नमेंट्स इन द वेक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 2009। मैंने बताया 2007-8 का इकोनॉमिक क्राइसिस, अमेरिकन और यूरोपियन बैंक्स का एक के बाद एक गिरना, है ना, सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस कहा जाता है इसे, उस समय में आया था ये। अब पहली बार जब ये अस्तित्व में आई तो 1999 में आई और हमने देखा कि उस समय में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था। 1996 से 1999 का ये दौर है, यानी कि द डिकेड ऑफ 1990s। ये डिकेड इम्पॉर्टेंट है। पहले 1996-7 के अराउंड अगर आप जाएं तो ब्राज़ील का डेट क्राइसिस आ गया, फिर उसी समय में रशियन करेंसी क्राइसिस हो गया, वो ब्लीड होने लगी। फिर उसी समय में ईस्ट एशियन टाइगर्स का क्राइसिस आ गया, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्रेन होने लगे, करेंसीज़ जो हैं वो ब्लीड होने लगी, डेप्रिशिएट हो गई। तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक फिनोमेना ऑब्ज़र्व हुआ कि वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। आज अगर मैं बात करूं तो चाइना की इकोनॉमी आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी। उसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि यूरोप, जो कि चाइनीज़ गुड्स एंड सर्विसेज का इतना बड़ा कंज्यूमर है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि लगातार रशियन यूक्रेन वॉर जारी है और पोस्ट कोरोना अभी यूरोप की रिकवरी प्रॉपर हुई नहीं थी। और ऐसे में महंगाई की मार, सप्लाई चेन डिसरप्शंस ड्यू टू द रशियन यूक्रेन वॉर और महंगाई की मार के कारण अलग अलग सेंट्रल बैंक्स के द्वारा बढ़ाए गए इंटरेस्ट रेट्स ने इन्वेस्टमेंट को महंगा बना दिया। इस वजह से निवेश नहीं है तो निर्माणकारी काम नहीं है यूरोप में। तो चाइनीज़ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने वाला एक मेजर रीजन द यूरोप, इट इज़ सफरिंग फ्रॉम मैनी फैक्टर्स, high inflation, Russian Ukraine war, lack of availability of the vital inputs like the energy is coming from the Russia, or the disruption of the supply system. Due to all these reasons, China will suffer a lot because the whole world is connected globally in context of economy, trade, commerce. उस समय में जब ये चीज़ें हो रही थी तो जब ये देखा कि किसी भी एक मुल्क की कोई एक गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को इंडिविजुअली शेप या इंडिविजुअली स्ट्रेंथन या इंडिविजुअली आर्किटेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि दुनिया एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी है। हम आत्मनिर्भर होने के साथ साथ एक दूसरे पर बहुत हेविली डिपेंडेंट है। आज की डेट में ये एक इंटरलिंक्ड सिस्टम ऑफ इकोनॉमी बन चुका है। ऐसे में दुनिया की उन मुल्कों को जो हेविली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुके हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं, और दुनिया की वो मुल्क जो अभी डेवलपिंग स्टेट में हैं। सो द कंट्रीज दोज हु आर डेवलपिंग एंड द कंट्रीज दोज हु आर इंडस्ट्रियलाइज्ड, इन्हें एक दूसरे के संपर्क में आना चाहिए और इन्हें मिलकर के एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिसके तहत ग्लोबली हम इकोनॉमी को ट्रैक कर सकें, फाइनेंसेस को ट्रैक कर सकें, ट्रेड एंड कमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें कि क्या चुनौतियां हैं आगे आने वाले समयों में व्यापार को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर, चाहे वो माइग्रेशन से जुड़े मुद्दे के कारण चुनौतियां हों, चाहे पर्यावरण के कारण चुनौतियां हैं, चाहे युद्धों के कारण, चाहे किन्हीं पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण हैं, बीट एनीथिंग। पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को, वैश्विक वित्तीय मामलों को क्या चुनौतियां हैं, ये हम सब मिल बैठ करके देखें, समझें, तो फिर हम उसके अनुरूप अपनी नीति बना सकते हैं। तो हम उन चुनौतियों को प्रिवेंट कर लेंगे, बचा लेंगे, हमें जाना नहीं पड़ेगा उनसे हो करके। तो ये कितनी नीड ज़रूरी थी कि इनका एक संगठन बनाना था, ग्रुप में आना था। तो पहला ट्रिगर बना वो 1990s के डिकेड में, 1990 के दशक का। वो अलग अलग आते फाइनेंशियल क्राइसिस, डिफरेंट कंट्रीज़, चाहे वो ब्राज़ील हुआ, चाहे रशिया, चाहे ईस्ट एशियन टाइगर्स हुए,
साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, दे वर ईस्ट एशियन टाइगर्स। और फिर समय बदला और 2007, 8, 9 का जो वर्ष है, उन वर्षों के दौरान बड़े बैंक्स का सब प्राइम लैंडिंग के कारण गिर जाना, उनकी रिकवरी ना हो पाना लोन्स की, और उसकी वजह से फिर एक अपग्रेडेशन आई। और अपग्रेडेशन ये आई कि अब ये फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की फोरम से ऊपर उठ करके एक ऐसा ग्रुप बन चुका है जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट्स, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स भी शामिल हो गए हैं। ओके, ये दो, एक अस्तित्व में आने का कारण और एक उसके वर्तमान स्वरूप को जन्म देने का कारण, एक उसके इंसेप्शन में आने का और एक उसकी जो प्रेजेंट जो नेचर है, जो फॉर्म है, उसका रीज़न। तो 2008 द G20 was upgraded to the level of heads of state or government in the wake of the global economic and financial crisis of 2007 and in 2009 was designated the premier forum for इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो 2000 अब देश के लेवल के, राज्यों के, मतलब द स्टेट्स और द गवर्नमेंट्स के जब हेड आ गए तो फिर ये नेचुरली इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस प्रीमियर हो गया। नाउ द प्रीमियर्स आर एंटरिंग, तो अल्टीमेटली द लेवल इज़ प्रीमियर नाउ। तो फिर ये एक प्रीमियर फॉरम हो गई फॉर इंटरनेशनल economic cooperation. Still the form is economic cooperation. Okay, so the G20 summit is held annually. ये वार्षिक स्तर पर समिट होता है। शिखर लेवल की जो शिखर वार्ता है, that summit level discussions annually held होती हैं। बाय एनुअली नहीं है, ये हर साल होता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, तो प्रेसिडेंसी रोटेट होती है, एक वर्ष के लिए किसी भी एक मुल्क को प्रेसिडेंसी मिलती है। प्रेसिडेंसी मिलने का कारण रहता है द रीजन्स, तो रीजन्स बनाए जाते हैं कि रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, तो जितने भी मुल्क हैं इसके अंदर, उन मुल्कों का को ग्रुप किया जाता है, रीजन्स में बांटा जाता है और फिर रीजन टू रीजन प्रेसिडेंसियाँ उठाई जाती हैं। ओके, तो एक वर्ष के लिए प्रेसिडेंसी मिलती है, इस समय भारत के पास है। सो प्रेसिडेंसी रोटेटिंग रहती है। तो G20 summit is held annually under the leadership of rotating presidency. The G20, the group of 20, initially focused largely on broad macroeconomics issues. शुरुआती तौर पे मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े इश्यूज़ पर ये फोकस करता रहा, but since it has expanded its agenda to inter alia trade, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप बाहर आए और आपने इन सब इश्यूज़ को कवर करना शुरू किया, जैसे ट्रेड यानी कि व्यापार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एंटी करप्शन, ये सारी चीज़ें आपने इंक्लूड की और आप अपग्रेड हुए एक सोशो इकोनॉमिक फोरम में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक फोरम का रूप बदला और वो हो गई सोशो इकोनॉमिक फोरम। ये इश्यूज़ इंक्लूड करने ज़रूरी थे क्योंकि आज दुनिया वैसी नहीं है जैसी कभी थी। आज आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्शन की क्या वैल्यू है गुड्स या सर्विसेज वाइज, वो जीडीपी का, नेशनल इनकम का हिस्सा बन रही है, बट वो प्रोड्यूस करते हुए आप कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं आज ये भी मैटर करता है। एक प्रोड्यूसर को सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि उसे एनर्जी सफिशेंट बनाना है अपनी इंडस्ट्री को, उसे एनर्जी प्रोक्योर करके रखनी है, उसे आज ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसे एनर्जी किस सोर्स से प्रोक्योर करनी है, रिन्यूएबल ना या नॉन रिन्यूएबल। उसको सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करना है, उसे ये भी फोकस करना है कि प्रोडक्शन उसकी ग्रीन प्रोडक्शन होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। इस हिसाब से उसे अपनी मशीनों में, अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस में और अपने वेस्ट क्रिएशन में चेंजेस लाने पड़ते हैं, जिससे उसका खर्चा बढ़ता, घटता या मैनिपुलेट होता है। तो पैदावार निर्माण आज सिर्फ पैदावार और निर्माण तक, सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं है। आज उसके सेहत पर क्या असर है, सेहत किस लिए ज़रूरी है, वर्क फोर्स एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। आज डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना क्यों ज़रूरी है, एनवायरनमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स आज अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इन सब एरियाज़ की तरफ इस फोरम को एक्सटेंड होना ही था
अगर इसे लॉजिकली इकोनॉमी को कवर करना था तो, क्योंकि इकोनॉमी आज इन मुद्दों से अछूती नहीं है। और अर्थव्यवस्था को अगर आप सही में टारगेट कर रहे हैं तो इन मुद्दों से आप खुद को दूर नहीं रख सकते थे। आज किसी एंटरप्रेन्योर या किसी मुल्क पर सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस बात की चिंता है कि उन पर कई तरह के टैक्स हैं जो कि पर्यावरण को दूषित करने के लिए लग रहे हैं, जैसे कि कार्बन टैक्स। उन्हें कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्शन करना है। किसी कंट्री का नेट कार्बन एमिशन कितना है ये मैटर करता है आज की डेट में। कार्बन फुटप्रिंट काउंट हो रहा है प्रति व्यक्ति का। तो ये सारी चीज़ें आज एक्सिस्टेंस में हैं। तो इसी वजह से कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, मौसम में, जलवायु में आता परिवर्तन, व्यापार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटी करप्शन, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस। ओके, इसलिए ये मुद्दे अपने आप ही जुड़ते हैं। अगर एक फॉरम को रेलेवेंट बने रहना है बदलते समय की चुनौतियों को उत्तर देने के लिए, तो ये अपने आप ही जुड़ जाते हैं मुद्दे, वरना ये मुद्दे कभी ना आते। तो अब आपको इन्हें कभी रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा, है ना। कोई भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम सीमलेस नहीं हो सकता अगर हम सिस्टम से ब्लैक मनी, करप्शन, इन चीज़ों को ना निकाल दें, है ना। अगर हम बेहतर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन ना लेकर के आएँ जो करप्शन और इन चीज़ों को दूर कर पाए, अगर क्लाइमेट चेंज की बात ना हो किसी इकोनॉमिक मॉडल में, तो फिर अल्टीमेटली आप फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, कौन से व्हीकल चलेंगे, इंडस्ट्रियों में क्या बदलाव लाना है, यूरो नॉर्म्स हैं या भारत स्टेज नॉर्म्स हैं, एमिशन नॉर्म्स क्या रहने वाले हैं, ये सब देख के ही उद्योग जगत चलेगा ना भाई। आपने बस विश्व स्तर पर इस बात पर विचार बनाया है कि भारत को भारत स्टेज 6 पे कन्वर्ट होना है, सीधे 4 से 5 पे जाना ही नहीं है। तो उसके लिए इंडस्ट्री को उस हिसाब से अपनी इन मशीनरी प्रोडक्शन मैकेनिज़्म में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो देखना पड़ेगा ना कि भारत को कि अब उसका उद्योग जगत उतना खर्चा करने के लिए कैपेबल है भी कि नहीं। कहीं उद्योग धंधा ही ना बैठ जाए, ठप ही ना हो जाए। तो भारत को अपना उस फोरम में पॉइंट रेज करना आना चाहिए और हक भी होना चाहिए। और निर्माण को पर्यावरण से जोड़ के देखना पड़ेगा, बदलते जलवायु से जोड़ करके देखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात। इंटर आलियास, वाई दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स, दैट्स वाई दे आर नाउ द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 फोरम और द डिस्कशंस। तो ये कहानी है कि ये कोई फिलेंथ्रोपिकली अपनाए गए मुद्दे नहीं है, अर्थव्यवस्था इनसे जुड़ चुकी है, इसलिए ये मुद्दे हैं। द G20 प्रेसिडेंसी, अब प्रेसिडेंसी की जिम्मेवारी क्या है। द G20 प्रेसिडेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर द G20 एजेंडा in consultation with other members and in response to the developments in the global economy। ग्लोबल इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए और जो G20 मेंबर्स हैं उन सब से विचार विमर्श करके जो उनके विचार विमर्श हैं उसे ध्यान में रखते हुए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के सत्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें जवाब देना है। और जो हमारे सहभागी, हमारे साथी हैं, उनकी क्या क्या कंसिडरेशन है, उनके क्या अपने इंटरेस्ट हैं, वो क्या चाह रहे हैं, इन सब को समझते हुए ये G20 प्रेसिडेंसी की जिम्मेदारी होती है। जैसे इस समय भारत की जिम्मेदारी है कि वो G20 एजेंडा लेकर के आएँ। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंसी कंट्री टू ब्रिंग द G20 एजेंडा। तो इस बार कोई और मुल्क एजेंडा नहीं लाएगा, इस बार का G20 एजेंडा भारत की तरफ से आएगा। और वो सारे मुल्क भारत की ओर देख रहे हैं कि एजेंडा लाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आज आपको एजेंडा लाना था। एजेंडा लाने के लिए भारत को सबके साथ कंसल्टेशन करनी है, इसलिए भारत में सब लोग आ रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स आ रहे हैं, दुनिया भर के मीटिंग चल रही है और फाइनल समिट लेवल डिस्कशंस होंगी। समझ रहे हो ना। अभी हमारे प्रधानमंत्री पीछे इंडोनेशिया गए थे समिट लेवल डिस्कशन के लिए। इंडोनेशिया से हमारे पास आ रही है ना प्रेसिडेंसी, ये कहानी है। हमारे से आगे चली जाएगी ब्राज़ील, तो ये ट्रॉयका होता है इसमें, वो समझेंगे हम अभी उस कॉन्सेप्ट को। ओके, तो कुल मिला के कहानी ये है कि G20 प्रेसिडेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो एजेंडा फाइनलाइज करेगी, एजेंडा लेके आएगी इन द कंसल्टेशन विद द ग्रुप मेंबर्स एंड इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ द इकोनॉमिक रियलिटीज़। तो भारत लगा हुआ है इस काम में, इसलिए लगातार वार्ता चल रही है, मीटिंगें हो रही हैं, सारे आ रहे हैं लगातार। तो कई बार आप सोचते हैं ना कि भाई क्या चल रहा है देश भर में, अभी तक G20 की मीटिंग नहीं हुई। पिछले महीने सुना था वहाँ झंडे लगे थे, श्रीनगर में एक होनी थी, G20 के मेंबर अमृतसर भी आने थे, साउथ में भी होनी थी, चल क्या रहा है गोवा में भी। वो वर्ष भर जो है, साल भर, राउंड द ईयर
वो मीटिंग्स जो हैं वो चलनी हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे चलती रहती, जिसका अंत होगा शिखर पे जाके, अंततः शिखर होगा, फिर टॉप पे पहुंचेंगे। वो शिखर वार्ता होती है, समिट लेवल मीटिंग होती है। समिट किसी भी पहाड़ी जो है, ये पहाड़ी की ये चोटी, दैट समिट, तो फिर वहाँ पहुँचेंगे। ओके, उसे शिखर वार्ता कहते हैं। नीचे से शुरू है, ऊपर जा रहे हैं, धीरे 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 सेंट्रल बैंक गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर करते 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 फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर लेवल, उधर से फिर आएंगे जो बाइडेन, सारे आएंगे, फिर शिखर लेवल वार्ता करेंगे। तो ये कहानी है। तो दैट्स वाई ये लिखा है कि द ग्लोबल 20 प्रेसिडेंसी, द ग्रुप ऑफ 20 प्रेसिडेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर द G20 एजेंडा इन कंसल्टेशन विद अदर मेंबर्स एंड इन रिस्पॉन्स टू डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, अच्छा, अब G20 मेंबर्स कौन से हैं? G20 में तो 20 सदस्य हैं, पहले तो ये स्पष्ट हो जाता है ना। G20 ग्रुप ऑफ 20, 19 इसमें मुल्क हैं, वतन आते हैं, 19 कंट्रीज़ आती हैं, और एक इसमें पूरी यूरोपियन यूनियन आती है, एक EU और 19 कंट्रीज़। तो 19 कंट्रीज़ को अगर हम लॉजिकली समझें तो कौन सी हो सकती है? ऊपर वाला मिटा दूँ, रब कर दूँ? ऊपर वाला तो पढ़ लिया है मैंने, आपने पढ़ लिया, मैं कह रहा हूँ मैंने। तो अगर हम इसको ज़रा यहाँ से देखें, एशिया से ऑब्ज़र्व करें थोड़ा, एशिया में, तो एशिया में आप मुझे बताइए, साउथ ईस्ट एशिया से, एशिया में साउथ ईस्ट एशिया से कौन आ रही होगी? तो देखो, इंडोनेशिया आ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया आ गया, एक हो गया। अच्छा चलो इधर आओ, तो साउथ एशिया से कौन आ रहा होगा? इंडिया आ रहा है, याद करने की कोशिश करते हैं। और फिर ईस्ट एशिया से कौन आ रहा होगा? अगर देखें तो जापान आता है ना, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया आ रहा होगा, फिर चीन भी आ रहा होगा, चाइना। तो इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चाइना। फिर जो नॉर्थ एशिया तो कोई टर्म है नहीं, अगर ऊपर की ओर देखें तो रशिया आ रहा होगा, रशिया आ गया, है ना। और अब अगर हम वेस्ट एशिया की तरफ जाएं, वेस्ट साउथ वेस्ट एशिया, तो यहाँ से कौन आ रहे होंगे? सऊदी अरेबिया आ रहा होगा, सऊदी अरेबिया आ रहा होगा। इसके अलावा कौन आ रहा होगा? तुर्की आ रहा होगा। और यूएई आता है इसमें, यूनाइटेड अरब अमीरात, पहले पूरा करके देख लेते हैं ना। तो सऊदी अरेबिया आ रहा है, तुर्की आ रहा है, ये इतने मुल्क हुए, ये लगभग एशिया इसमें कवर हो गया। रशिया भी हमने डाल लिया है। अब इधर ही साउथ एशिया के थोड़ा नीचे ही चले जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी आता होगा, है ना। अगर हम अफ्रीका में आए तो साउथ अफ्रीका आता होगा, साउथ अफ्रीका। अगर हम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आए तो कौन कौन आ सकता है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना आता होगा, अर्जेंटीना आता होगा, ब्राज़ील आता होगा। अगर हम सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको आता होगा। अगर हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, कनाडा भी आता होगा। ओके, अगर हम यूरोप में आ जाएं तो यूरोपियन यूनियन तो चलो पता ही हमको आती है, इसके अलावा जो उसकी कंट्रीज़ हैं वो भी आती हैं, जैसे कि जर्मनी आता होगा, जैसे कि फ्रांस आता होगा, जैसे कि इटली आता होगा, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम आता होगा, है ना। गिनने की कोशिश करते हैं हम कितने पूरे कर पाएँ या कितने शॉर्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मैं कहना बधाइयाँ तुहानू, नज़ारे। तो 20वां फिर यूरोपियन यूनियन। चलो गुड, ठीक है। तो ज़्यादा लॉजिकल रहेगा अगर आप इसे क्षेत्र के हिसाब से देख लें, रीजन वाइज देख लीजिए, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और फिर तो यूरोपियन यूनियन है ही है। ये वो मुल्क हैं जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये कौन से मुल्क हैं? आपको दिख पा रहा है खुद ही, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
फ्रांस, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज, द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, है ना, ये हो गया यहाँ से क्लियर। इवन ब्रिटेन भी, और बाकी सारे यहाँ पर अगर निगाह घुमाओ ध्यान से देखो जरा, सारे ये डेवलपिंग, बाकी सारे देख लो आप डेवलपिंग है। ये देखो सारे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया इज़ ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइज्ड, तो रशिया इंडस्ट्रियलाइज्ड। उसके बाद ये सारा देखो, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ये सारे डेवलपिंग। ओके, सो इंडस्ट्रियलाइज्ड, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग नेशंस, ये इसका हिस्सा होते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि द G20 मेंबर्स कंप्राइजेज 19 कंट्रीज़ एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, हम बाद में अभी इनवाइटेड कंट्रीज़ या गेस्ट कंट्रीज़ भी कर लेंगे, पहले हमें ये देखना ज़रूरी है। इट रिप्रेजेंट्स दिस इज द टिपिकल सिविल सर्विस लेवल क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, इट कैन बी इन UPSC एंड और स्टेट PCS। इट रिप्रेजेंट्स अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP। क्यों ये फॉरम रेलेवेंट है कि 20 सदस्य ही मात्र इसका हिस्सा हैं, लेकिन पूरे विश्व की 85% GDP रिफ्लेक्ट होती है इसमें। दैट इज़ वाई इट इज़ द डिसीजिव बॉडी इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक मैटर्स। ऐसा नहीं आप कह सकते कि 200 मुल्कों की धरती पे तुम 20 मुल्क कहाँ घुसे पड़े हो सिर्फ, तो ऐसे में तुम तो रिप्रेजेंट ही नहीं करते। नो, 85% GDP वो रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए इस बात को। सेकेंडली, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, दुनिया का 75% वैश्विक व्यापार भी वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट डाटा, 66% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, तो 66% दुनिया की जनसंख्या इनमें है, 75% दुनिया का व्यापार इन्हीं में हो रहा है, 85% दुनिया की जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, वो इन्हीं से आ रहा है। तो ये यहाँ से इसकी रेलेवेंस इस्टेब्लिश होती है कि इनके डिसीजंस इम्पैक्ट करते हैं वर्ल्ड को, इवन इनके डिसीजंस रिफ्लेक्ट करते हैं वर्ल्ड को। हालांकि देयर इज़ अ क्रिटिसिज्म, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, कि दिस फॉरम इज़ वेरी लिमिटेड टू वेरी लेस मेंबरशिप, कि वाई बाकी मुल्क क्यों नहीं आते हैं, ऐसे क्रिटिसिजम्स हैं। बट वो उनका ये कहना है कि येस, नो प्रॉब्लम, वी आर लिमिटेड टू द मेंबर कंट्रीज दैट आर वेरी लेसर इन नंबर, but ultimately we are highly impactful as a forum. Why? We are impacting the 85% GDP of the globe, 75% trade of the globe, and near about 66-67% population of the globe. So we are very much representative, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, और फिर उसका काम पॉलिटिकल फील्ड में है नहीं, UN की तरह। यूनाइटेड नेशन इज़ अ वेरी मल्टी डायमेंशनल, है ना, बॉडी। वो डिफरेंट है, वो रिकॉग्नाइज करती है आपको कि आप स्टेट हैं कि नहीं, वो एज ए नेशन, एज ए स्टेट आपको रिकॉग्नाइज करती है। इसके पास तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है, इसे पॉलिटिकली तो काम करना नहीं है, इसका काम तो इकोनॉमिक है, सोशो इकोनॉमिक हो गया। अब उस हिसाब से ये इस बात पर ध्यान दे कि ये वर्ल्ड का ट्रेड, वर्ल्ड की GDP, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को लार्जली किन कंट्रियों को अपने अंदर लेके कवर कर सकती है ना। अब जिन मुल्कों का कोई ट्रेड में कंट्रीब्यूशन नहीं है, ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर किसी तरह का कोई, उनकी पॉपुलेशन बड़ी कम है, सिंपली फॉर द सेक कि डेमोक्रेसी के वाया रखना है, डेमोक्रेसी है इसलिए उन्हें अंदर ले लो, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। वो डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए नहीं बनी वो संस्था, वो प्योरली एक सोशल इकोनॉमिक मैटर पे काम करने वाली संस्था है। अदरवाइज सबको इंक्लूड करने के लिए तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की मीटिंग होती है एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के। COP27, COP28 ग्लासगो में हुआ था, COP27। ओके, तो इस तरह से मीटिंग्स चलती रहती हैं। फिर यूनाइटेड नेशन में तो सारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक अलग बात है। इस तरह से कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसकी मेंबरशिप है। ओके, तो हाउ G20 वर्क्स, कैसे काम करता है, इन पर जो थोड़ी थोड़ी डिबेट्स के अभी छोटे छोटे हाइलाइट्स दे रहा हूँ, वो आगे बताऊँगा। कंट्रीज़ का सिलेक्शन कैसे होता है G20 के लिए मैं बताऊँगा, रैंडमली नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रीज़ शुड बी द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड और द डेवलपिंग इकोनॉमीज़। ये मतलब ऐसा नहीं कह देना कि दुनिया की टॉप की 20 इकोनॉमियाँ, टॉप 19 इकोनॉमियाँ, नहीं, दीज आर द क्राइटेरियाज। फिर हो सकता है ना उन इकोनॉमीज़ में से कोई कंट्री हो जो इनमें रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है, फंसना नहीं है आपने, क्राइटेरिया मैंने पहले ही बता दिया। तो G20 वर्क कैसे करता है, अब समझो इसको काम कैसे करता है। G20 प्रेसिडेंसी स्टीयर्स माने स्टेयरिंग इन्हीं के हाथ में है ना, सारी गाड़ी G20 नाम की गाड़ी कौन चला रहा है, प्रेसिडेंसी।
तो द G20 प्रेसिडेंसी स्टीयर्स द G20 एजेंडा तैयार करेंगे मेंबरों से कंसल्ट करके दुनिया की चुनौतियों को देखते हुए। तो G20 प्रेसिडेंसी स्टीयर्स द G20 एजेंडा फॉर 1 ईयर एंड होस्ट द समिट। फिर समिट होस्ट करते हैं कि सारा साल स्टीयरिंग व्हील पर चढ़े चढ़े ये एजेंडा तैयार किया है, आओ सारे आए, बात करें, साइन मारें, चल तो समिट होस्ट करते हैं। द G20 कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक्स। तो 2 ट्रैक हैं G20 में। काम कैसे चलता है, सारा साल G20 में 2 ट्रैक्स वर्क करते हैं। द ट्रैक 1 इज़ द फाइनेंस ट्रैक, ट्रैक 2 इज़ द शेरपा ट्रैक। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक, द शेरपास। अब व्हाट डू यू मीन बाय दीज 2 ट्रैक्स समझिए। द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स लीड द फाइनेंस ट्रैक। तो फाइनेंस ट्रैक को कौन लीड करता है, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री और द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री, मेंबर कंट्रीज़, वो लीड करते हैं फाइनेंस वाले ट्रैक। यानी कि जब भी फाइनेंशियल ट्रैक से जुड़ी मीटिंग्स हो रही हैं तो फिर होस्ट कंट्री में, प्रेसिडेंसी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आएंगे, तो फाइनेंस ट्रैक से जुड़ी हुई मसले डिस्कस होते रहेंगे। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, लीड द फाइनेंस ट्रैक, ओके। वाइल द शेरपाज लीड द शेरपा ट्रैक। चलिए मैं ये वर्ड क्लियर कर दूँ, ये शेरपाज कौन है, ध्यान से समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इस लाइन से समझो, फिर मैं समझाऊंगा। G20 प्रोसेस फ्रॉम द G20 प्रोसेस कैसे चलता है ऐसे। द G20 प्रोसेस फ्रॉम द शेरपा साइड इज कोऑर्डिनेटेड बाय द शेरपाज ऑफ मेंबर कंट्रीज who are personal emissaries of the leaders of those countries। अब मैंने क्योंकि फाइनेंस ट्रैक यहीं समझा दिया है, तो अगली लाइन में जो भारत सरकार की और G20 की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मैं नोट्स लिखे हैं मैंने, वहाँ पर ये अगली लाइन अब फाइनेंस ट्रैक के बारे में लिखी है कि उनका प्रोसेस किन की तरफ से चलता है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो वो दोबारा मैंने रिपीट करनी नहीं चाहिए, शेरपा वाली मैंने कर दी। शेरपा साइड पे कौन कोऑर्डिनेट करता था, शेरपास कौन है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं, उनके पर्सनल एमिसरीज। चलो समझो, सबसे पहले समझते हैं। तो G7 में, G20 में, G4 में शेरपास एग्जिस्ट करते हैं। अभी शेरपास क्या हैं, देखो शेरपा हिमालयन कम्युनिटीज़ हैं, मेनली नेपालीज एथनिक ग्रुप्स हैं, जो काम क्या करते हैं, ये बहुत तगड़े माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतारोही, पर्वत चढ़ने में इनकी महारत होती है। तो क्यों हमने यहाँ पे शेरपाई वर्ड यूज़ किया, देखिए ऐसा माना जाता था कि जब भी कभी राजाओं को कूच करना है, जब भी कभी राजाओं को मिलना है या कोई युद्ध पे जाना है, बी इट एनीथिंग, सभी तरह की जो हैवी लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, सारे सामान लेके जाने, शस्त्र और सब कुछ राजा से जुड़ा हुआ, सब खेमा, टेंट, सब एवरीथिंग, शेरपास विल डू एवरीथिंग। फाइनली द प्रिंसिपल मेंबर विल कम इनटू द सीन, दैट इज़ द राजा। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ शेरपा वर्ड यूज़ किया कि अगर अब सारा साल दुनिया भर के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उस मेंबर कंट्री में आते रहें, तो मेंबर कंट्री की पहले तो बैंड बज जाएगी सिक्योरिटी देते देते, अरेंजमेंट करते करते। और दूसरी बात, वो मुल्क भी तो चलाने हैं, उनको अपने अपने मुल्क में भी कैंपेन करने हैं, सरकारें चलानी है, महकमे देखने हैं, मंत्रालय। तो फिर क्या होना चाहिए, उन सभी हेड ऑफ़ द स्टेट्स एंड द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स ने अपने नुमाइंदे चुन लिए होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव, जिनको वो कहते हैं ये हमारे शेरपा हैं। ये इस समिट से जुड़ा हुआ सारा प्रिपरेटरी वर्क साल भर करके रखेंगे, सारे जितने अग्रीमेंट्स हैं, सारी डिबेट्स, डिस्कशंस, क्लॉज बाय क्लॉज जो भी करना है वो ये सब करके रखेंगे हमारे बिहाफ पर। वो कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकता है, कोई IAS हो सकता है, बीट एनीथिंग। आप किसी को भी अपना एमिसरी चुन सकते हो। जो लीडर ऑफ द कंट्री है, दैट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर क्रेड। तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो किसी को भी अपना एमिसरी चुन सकते हैं, लीडर चुन सकते हैं। वो व्यक्ति एज अ शेरपा इनके बिहाफ पर हर तरह की मीटिंग्स में बाकी शेरपाओं के साथ डील करेगा। वो भी अपने अपने मुल्क के लीडरों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये शेरपा लोग मिलकर के सारा डिस्कशन साल भर में सारा लगे रहते हैं। एंड में फिर इन्होंने जो किया, हाँ ये फाइनल डिसीजंस इनके नहीं होते, फाइनल डिसीजन तो लीडर के हैं ना, जिसके ये एमिसरी हैं, फैसला तो उन्हीं का है। बट इन्होंने सारा डिटेल वर्कआउट कर लिया होता तो टाइम सेव होता है। बेफजूल की हेड ऑफ़ द स्टेट्स की मीटिंग ही नहीं होती, बेफजूल रिस्क नहीं आता, थ्रेट नहीं होता, कुछ नहीं होता।
और बाद में फिर वो समिट लेवल पे वो नेतागण आते हैं, अपनी अपनी फाइनल स्पीच देते हैं, शेरपाओं ने जो कर कुर के रखा हुआ है सारा, उस पर साइन मारते हैं, डॉक्यूमेंट साइन होता है, मैटर खत्म। तो इसलिए शेरपा लोग सारा काम करके रखते हैं, ये फिर एंड में आते हैं। तो इसलिए दो ट्रैक हैं, एक द फाइनेंस ट्रैक जहाँ पे चाहिए अपन को फाइनेंस एक्सपर्ट्स, और वो हैं द फाइनेंस मिनिस्टर और द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, और दूसरी तरफ खड़े हैं अपने द शेरपा, सारे मुद्दों पर जो विचार विमर्श होना है। और शेरपाओं के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग्स भी हो रही है ना, सब कुछ, सो ये हर मीटिंग को, हर चीज़ को ओवरसी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मतलब क्योंकि एक राष्ट्र में अगर G20 की मीटिंग हो रही है तो जिम्मेदारी उस राष्ट्र के जो जो होल्ड करवा रहा है वो मीटिंग, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जिम्मेदारी उसकी है ना कि सारे प्रबंध ढंग से चलते रहें, चाहे मीटिंग फाइनेंस ट्रैक की हो, चाहे मीटिंग शेरपा ट्रैक की हो, मीटिंगें सुचारू रूप से चलती रहें, एजेंडे सुचारू रूप से बनाए। तो सारा इनके बिहाफ पर ये सब सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी किनकी हुई? फिर शेरपाओं की। तो फिर शेरपा ओवरसीइंग अथॉरिटी भी होते हैं, दैट्स वाई दे आर वेरी पावरफुल। चाहे फाइनेंस ट्रैक के लेवल पर फाइनेंस मीटिंग्स चल रही हैं, शेरपा विल ओवरसी द प्रोसेस की मीटिंग्स हो रही हैं प्रॉपर की नहीं, सही ढंग से सब चल रहा है। दैट इज़ द रीज़न ऑफ देयर पावर, क्योंकि ये पर्सनल इमेसरीज होते हैं, पर्सोनल एमिसरीज होते हैं बाय द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट। ओके, ये ताकत है शेरपाओं की। हाँ चला गया, हमने दो ट्रैक समझा दिए। अब हर ट्रैक में विद इन द टू ट्रैक्स देयर आर थीमेटिकल ओरिएंटेड वर्किंग ग्रुप्स। अब ध्यान से समझो, चाहे फाइनेंस ट्रैक है चाहे शेरपा ट्रैक है, भाई आपको काम करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे, एनर्जी पे, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, कितनी थीम्स हैं ये, लुक एट द थीम्स। तो हर थीम से जुड़े हुए, अब शेरपा ही हर चीज़ पे लेकर लग गए काम करने, फाइनेंस मिनिस्टर ही लग गए, नहीं, अब थीम टू थीम भी काम हो, पूरा एक साल में सब करना है। तो इसलिए थीम से जुड़े हुए वर्किंग ग्रुप बनाए जाते हैं, उन्हें थीमेटिक वर्किंग ग्रुप कहते हैं। तो दोनों ट्रैक के अंदर, एक ट्रैक फाइनेंस ट्रैक है, लगभग उससे जुड़ी जो थीम्स हैं उससे जुड़े थीमेटिक वर्किंग ग्रुप, और एक है शेरपा ट्रैक, उसके अंदर जो पॉसिबल थीम्स आ सकती हैं उनसे जुड़े थीमेटिक वर्किंग ग्रुप। राउंड द ईयर ये थीमेटिक वर्किंग ग्रुप्स भी काम करते रहते हैं, सारा काम आसान कर देते हैं। सो विद इन द टू ट्रैक्स देयर आर थीमेटिकली ओरिएंटेड, ये थीम्स की तरह, इसको फाइनेंस ट्रैक में झांकना नहीं ज़्यादा, इसको थीम दिया गया एनर्जी का, चुप करके थीम पे काम कर, लेफ्ट राइट नहीं जाना है, ठीक है। तो ये अपनी थीम के प्रति ओरिएंटेड होते हैं। तो थीमेटिकली ओरिएंटेड वर्किंग ग्रुप्स इन विच, अब इनमें कौन होता है फिर, इन वर्किंग ग्रुप को कंपोज कैसे कौन करता है, इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज फ्रॉम इन्वाइटेड और गेस्ट कंट्रीज एंड वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट। तो इन थीम्स में कौन आएंगे? पहले तो भारत में एनर्जी मिनिस्ट्री है मान लीजिए, या मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड सोशल डेवलपमेंट है मान लीजिए, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर की थीम से जुड़ा हुआ वर्किंग ग्रुप है, तो फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कोई ना कोई मेंबर आ जाएगा, सेक्रेटरी हो सकता है, कोई हो सकता है, कोई IAS ऑफिसर हो सकता है। ओके, सो दे विल पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले मेंबर कंट्री की जिस थीम पे जिस थीम से जुड़ा वर्किंग ग्रुप है, उस थीम से एसोसिएटेड जो मिनिस्ट्री है, रेलेवेंट मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री से कोई ना कोई व्यक्ति आके इसका सदस्य बन जाएगा, वो होगा इसमें वर्किंग ग्रुप। और ये तो हो गई अब मेंबर कंट्रीज़। ऐसे ही उन थीम से जुड़े हुए मंत्रालय अगर इनवाइटेड या गेस्ट कंट्रीज़ में हैं, उन इनवाइटेड और गेस्ट कंट्रीज़ में भी उन मंत्रालयों में जो लोग हैं वो मेंबर्स यहाँ आकर के इन थीमेटिक ग्रुप्स में बैठ सकते हैं। यानी कि गेस्ट और इनवाइटेड कंट्रीज़ के लोगों को शेरपा ट्रैक में नहीं आने की अनुमति, फाइनेंस ट्रैक में आने की अनुमति नहीं है। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर होंगे ओनली फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज़। शेरपा ट्रैक में शेरपाज होंगे ओनली एज अ पर्सनल एमिसरीज ऑफ द लीडर ऑफ द कंट्री। बट जो वर्किंग ग्रुप है इनके अंदर, द थीमेटिकली ओरिएंटेड वर्किंग ग्रुप, उसमें मेंबर कंट्रीज़ के संबंधित मंत्रालय से जुड़े हुए नुमाइंदे तो हो ही सकते हैं, बट गेस्ट और इनवाइटेड कंट्रीज़ जो होती हैं उनसे भी इन संबंधित मंत्रालयों से जुड़े व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, तो ये मैंने लिखा। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, जो कोई ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं, है ना, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। तो 3 लोग होते हैं, संबंधित मेंबर कंट्री से
मेंबर कंट्री से बिलोंग कर रहे संबंधित मंत्रालय से जुड़े हुए व्यक्ति, इनवाइटेड या गेस्ट कंट्री से संबंधित मंत्रालय से जुड़े व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये तीनों थीमेटिकली ओरिएंटेड वर्किंग ग्रुप्स का हिस्सा हो सकते हैं। डन है कहानी। बाकी शेरपा ट्रैक अपन को क्लियर है और फाइनेंस ट्रैक अपन को क्लियर है। कितनी ब्रॉड बेस हो गई, देखो कितनी ब्रॉड बेस हो गई। कोई नैरो, अभी इसे मैं और ब्रॉड बेस बनाऊंगा, अभी तो इसमें और बड़े ग्रुप आने हैं, बड़ी ऑल इनकम्पैसिंग, अभी बिजनेसेस आने हैं इसमें, सोसाइटीज़ आनी है इसमें, सब कुछ आएगा इसमें, बड़ी ऑल इनकम्पैसिंग सी होती है, ऐसा नहीं है। फिर देखो, इसलिए कहा था ना कि मेंबर कंट्री को स्टीयर करना होता है एजेंडा, इतने लोगों से होके बनता है एजेंडा, ठीक है। तो ये लिखा है कि विद इन द टू ट्रैक्स देयर आर thematically oriented working groups in which representatives from the relevant ministries of the members as well as from invited या guest countries and various international organizations participate. Finance track, you know it very well, led by the Ministry of Finance. These working groups meet regularly throughout the year under the observation of the Sherpas. Sherpas को overseeing authority का रूप दिया गया है, वो ये करते रहेंगे। ओके, आज के अध्याय में हम इसे इतना ही रखते हैं। ये पार्ट 1 हुआ G20 का, जिसके बारे में आपको आइडिया हो गया कि हम पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में G20 कवर करेंगे बाकी का, जिसमें हम बताएंगे वर्किंग और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की डिटेलिंग इन चीज़ों पर, और भारत में G20 प्रेसिडेंसी है, विश्व के कौन से मुद्दों पर बात हो रही है, G20 प्रेसिडेंसी के काम अब तक कितने रिजल्ट ओरिएंटेड रहे हैं, ये कितने का ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है ग्लोबल लेवल पर, और आने वाले समय में जो प्रेसिडेंसी शिफ्ट होगी वो मुल्क कौन सा है, ये कैसे काम करती है, इसका अपना कोई स्टाफ होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ों के वाया हम नेक्स्ट पार्ट में गुजरेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।